बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे थे, तो पहले दो टॉपिक हमने दो हेड ऑफ बिजनेस की बात कर ली, जिसमें हमने एम्प्लॉयमेंट का सारा देख लिया और प्रॉपर्टी का। तो आज सबसे इम्पोर्टेंट बात है बिजनेस की, क्योंकि मोस्टली जो ये आपका बड़ा काम होता है वो बिजनेसेस ही कंसल्टेंसी के पैसे देते हैं, और बिजनेस जो है उसी में से उसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो बिजनेस का जैसे ही मैंने ये टैब खोला तो इसमें आप ये देखें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं कि इसका मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग आइटम्स, मैंने कहा पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा या ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, फिर उसमें ये चीज़ें आ रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम पहले बात करें तो क्या है, ये इनकम तो एट द एंड आएगी बिजनेस में, ठीक है। तो इसको मैं अगर और थोड़ा सा बड़ा कर लूँ ताकि नज़र आने में प्रॉब्लम ना हो, तो इसमें इनकम आ रही है, उसके बाद आ रहा है नेट रेवेन्यू। नेट रेवेन्यू टोटल सेल्स जो उसकी होगी। अच्छा, अब इसमें जब इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल कर रहे होंगे तो फिर नेट रेवेन्यू में से एक्सक्लूड करेंगे सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज, क्योंकि सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज बेसिकली जो है वो एंड कंज्यूमर पे करता है, वो बिजनेसमैन नहीं पे करता, तो उसका वो हिस्सा नहीं होता। तो आपने मसलन उसमें इंक्लूड करके सेल टैक्स जो टोटल सेल नहीं निकालनी, बल्कि इसके बगैर आपने टोटल सेल्स निकालनी है। इसी तरह उसमें ब्रोकरेज, कमीशन, डिस्काउंट और फ्रेट फॉरवर्ड, ये इसके बगैर जो टोटल रेवेन्यू होगा वो उसकी टोटल सेल्स होगी। अब अगर तो हम टोटल सेल्स पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बन जाएगा, तो इसलिए हम उसको ज़ाहिर है जो उसने परचेजेस पे एक्सपेंस किए, जो उसने फ्यूल पे किए, बाकी एक्सपेंस किए, उसको इसमें से माइनस करेंगे। तो इसके लिए हम पहले तो इसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है माइनस करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है आपको पता है, उसके बाद जीपी निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या क्या चीज़ें, अच्छा ये अब जब हम ये चीज़ें निकाल देंगे तो फिर ग्रॉस रेवेन्यू हमारे पास आ जाएगा। ग्रॉस रेवेन्यू के बाद आप इसमें से सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस में क्या आता है, फ्रेट फॉरवर्ड, ब्रोकरेज, कमीशन एंड डिस्काउंट, तो ये आप निकालेंगे इसमें सेलिंग एक्सपेंसेस के। उसके बाद आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल और सर्विसेज। ये कॉस्ट ऑफ सेल और सर्विसेज किस तरह से बनती है, इसमें यह होता है कि आपका ओपनिंग प्रॉफिट क्या आ रहा है, ओपनिंग स्टॉक क्या है, फिर आपने ओपनिंग स्टॉक में टोटल परचेजेज की हैं, परचेजेज में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस निकालते हैं, तो इस तरह से फिर वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आती है हमारी। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का आपको ये पता चल गया। इसमें क्या होगा, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक क्या है, ओपनिंग स्टॉक के बाद हमने नेट परचेजेज क्या की हैं, जो परचेजेज की हैं इसमें वो ऐड हो जाएंगी। और आपके पास मतलब आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपके पास कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है, फिर आप परचेजेज कर रहे हैं तो आपका स्टॉक बढ़ रहा है, ठीक है। तो फिर आपने उसमें जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में आप सैलरीज पे कर रहे हैं, जो चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के लिए या ऑपरेशन जो आपका कर रहा है मेन ऑपरेशन, उसमें जो हो रहा है उसकी सैलरीज है वो इसमें से माइनस हो जाएंगी। उस पर जनरेटर वगैरह चल रहा है तो फ्यूल लग रहा है अगर, वो माइनस हो जाएगा। पावर है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, मेजर एक्सपेंस है, तो ये पावर भी इस तरह से उसमें माइनस हो जाएगी। फिर गैस है। उसके बाद स्टोर एंड स्पेयर्स हैं कि मशीनरी चल रही है और मशीनरी को उन्होंने कोई उसके स्पेयर पार्ट्स आ रहे हैं या कोई स्टोर आ रहा है तो वो भी इसमें से माइनस हो जाएगा। फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, वो भी मेजर ऑपरेशन का फंक्शन होता है ना, स्टोर एंड स्पेयर्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। फिर उसके बाद अदर कोई इन एक्सपेंसेस के अलावा कोई ऐसे एक्सपेंसेस हो रहे हैं जिसकी इधर हुई नहीं तो वो हो जाएगा। अकाउंटिंग अमॉर्टाइजेशन है कि वो चीज़ों की वैल्यू बढ़ गई है किसी चीज़ की ना, तो उसमें वो प्रॉफिट एंड लॉस में क्योंकि हमने करना है तो चीज़ हमने डेप्रीसिएशन कर ली थी, चीज़ की वैल्यू ख़त्म हो गई थी डेप्रीसिएशन करते हुए, लेकिन जब उसको बेचा तो वैल्यू ज़्यादा आ गई, तो अमॉर्टाइजेशन में अगर कोई पैसे आए हैं, या फिर डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन नया कंसेप्ट होगा आपके लिए। बेसिकली ये है कि जब कोई चीज़ यूज़ होती है तो उसको अलाउ की जाती है कि आप डेप्रीसिएशन एक्सपेंस इसमें निकाल लें, ताकि आपको बाकी जो वैल्यू है वो एक्सपेंस साथ साथ साल के साल ख़त्म होता जाए, ताकि जब आप उसको सेल करें तो वो उसकी वैल्यू उसके मुताबिक आ जाए। तो इस तरह फिर हम क्लोजिंग स्टॉक का एक कॉलम है, क्लोजिंग स्टॉक जब हम डालेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ये नेट प्रॉफिट नहीं है, इस पे टैक्स नहीं कैलकुलेट होगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट होगा जिसको जीपी भी कहते हैं, ठीक है। इस पे फिर ये हमारा ऑपरेशन के रिलेटेड काम है।
अच्छा, ऐसा बंदा है कि उसने, अब हम इन सारे कॉलम्स को अगर तो वो फिल करेंगे तो वो ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। अब आप बताएं कि साथ साथ फिल करते जाएं या। सर आई सजेस्ट कर लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम 1 करोड़ का लेके चलते हैं, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है ना, तो चलो। उसमें से फिर हम डाल जैसे देते हैं फिर हम पैसे को। इसमें कहते हैं जी, हमारे पास जो रेवेन्यू है वो हमारे पास आ रहा है, साथ उस बंदे का बिजनेस है, 10 मिलियन का हमें रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है। अब 10 मिलियन के रेवेन्यू में जब हमने किया तो हमें सेलिंग एक्सपेंसेस जो पड़े हैं, हम ये समझते हैं कि 2 लाख रुपया उसके सेलिंग एक्सपेंसेस थे, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑटो खुद कैलकुलेट करेगा। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास जो बिजनेस में, क्योंकि जो भी रनिंग बिजनेस है उसके पास स्टॉक तो हर वक्त अवेलेबल रहता है ना। जब स्टॉक अगर नहीं होगा तो वो मशीनें खड़ी उसका रुक जाएंगी, जी। ठीक है। तो वो सप्लाई चेन मैनेजर जो होता है उसका यही काम होता है कि आपने जब हमें ज़रूरत पड़े तो हमारे पास वो मटेरियल हो। तो हम ये कह रहे हैं जी, उसके पास 1 मिलियन का स्टॉक था, उसने रखा है कि मेरे कुछ दिनों के लिए। तो अब उसने परचेजिंग इसमें कितनी की, अगर 1 करोड़ की बेच रहा है तो इसका मतलब है कि कोई 70-75 लाख की उसने परचेजेस की होंगी, तो फिर ही उसको वो मैन्युफैक्चर करके तो बनाने के काबिल होगा। तो ये हमने 7 मिलियन की कर दी। अब उस पर सैलरीज वो दे रहा है, वो कितनी है, हम सपोज करते हैं कि 1.2 मिलियन की सैलरीज दे रहा है। फ्यूल उस पर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होती है, फ्यूल कम कंज्यूम होता है, तो हम कहते हैं जी 600,000 का वो फ्यूल लग रहा है। पावर उस पर सपोज 1 मिलियन लग रही है। तो इसी तरह गैस जो है ये इसका यूज़ कम है तो ये 400,000 करते हैं। स्टोर एंड स्पेयर्स जो है वो 200,000 है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे एक 50 लगा है। और अदर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो इसमें नहीं आ रहे, कोई लाख रुपया उस पर लग गया है। इसी तरह इनका भी हम अगर डाल दें, 1 लाख रुपया है और दूसरे का 1.5 लाख डेप्रिसिएशन का है। तो इस तरह से अब अगर आप देखें तो ये हम जब कैलकुलेट करेंगे सिस्टम के साथ साथ तो वो लॉस में चला गया है। क्यों लॉस में चला गया? क्योंकि हमने अभी एक चीज़ नहीं इसकी डाली कि हमने ये तो लिख दिया कि इसका ओपनिंग स्टॉक है 1 मिलियन का, क्लोजिंग स्टॉक को अभी नहीं हमने लिखा। ये परचेजेज ज़्यादा हो गई थी, बाकी खर्चे ज़्यादा थे, तो क्लोजिंग स्टॉक हम लिख देते हैं 3 मिलियन का या 4 मिलियन का लिखते हैं। 4 मिलियन का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है तो फिर वो जो लॉस है, ग्रॉस प्रॉफिट जो प्रॉफिट में आ जाएगा कि इतने का मटेरियल अभी पड़ा हुआ है। तो इस तरह से उसे 1.9 मिलियन जो है ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ठीक है। इधर एक नेट इनकम आएगी, अभी वो हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे तो वो नेट इसकी इनकम भी इधर साथ साथ निकलती जाएगी, कितनी उसकी आ रही है। ले जी, ये तो उसका था जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी प्रोसेस। अब इसमें अगर नेक्स्ट टैब में हम जाएं तो वो आता है अदर रेवेन्यूज़, कि वो साथ हो सकता है कि इस तरह का मैन्युफैक्चरर है कि अपना तो काम कर रहा है, साथ साथ कहीं कुछ सर्विसेज भी दे रहा है। मतलब अपनी फैक्ट्री वो चला रहा था तो वो बड़ा एक्सपर्ट था, किसी ने कहा यार मेरा भी ये काम देख दो, तो उसने कहा जी मैं तो फिर इसका इतना चार्ज करूँगा, टेक्निकल सर्विसेज दूंगा। या फिर हम ये बात करते हैं कि आप लायर हैं, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं बेसिकली। तो जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो उनका मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, उसकी सैलरी नहीं है, बाकी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ सर्विसेज का जो काम करेगा उसकी तो सिर्फ सर्विसेज इनकम आएगी ना आपकी। तो वो फिर टेक्निकल सर्विसेज हम इधर लिखेंगे। हम क्योंकि एक में सबको समो रहे हैं तो इसलिए हम कहते हैं कि उस बंदे की सर्विसेज भी होंगी, लेकिन सिर्फ हमने सर्विसेज वाले ही की रिटर्न फाइल करनी होती तो फिर हम उसको इधर करते कि वो 1 मिलियन की सर्विसेज भी उसकी हैं, ठीक है। हमने ये भी कह दिया, ये हमने सर्विसेज। अच्छा, कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं कि उनके टैक्स कट के उनको पैसे मिलते हैं, हो सकता है ऐसी हो, तो हम उसको फिर कहेंगे कि हमने ये तस्वर किया कि 5 लाख पे उसका टैक्स कट गया है और 5 लाख उसको वैसे ही हैं, तो ये 5 लाख फिर हम फाइनल टैक्स में लिखेंगे कि इसकी टैक्स कट के उसको पैसे मिले हैं। तो बाकी पे उसने टैक्स कितने पे देना है? 5 लाख पे 5 देना लाख। है। ले इसके तरह, इसी तरह अगर अकाउंटिंग गेन आया है ऑन सेल ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स, कि आपने गुडविल बेची या कोई ऐसा आपने नाम अपना दे रहे हैं तो उस पर आपको प्रॉफिट आ रहा है, तो वो भी इसमें आएगा। तो इस दौरान उसने कोई चीज़ ऐसा अपनी बेची जिस पे 1 लाख रुपया उसको इनटेंजिबल एसेट्स का प्रॉफिट भी आया है। अकाउंटिंग गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स के जैसे मैंने बताया कि अगर एक आपका एसेट है, उसकी आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं
पर ईयर सपोज 20% लगा रहे हैं, तो 5 साल बाद उसकी एसेट्स की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। बुक वैल्यू उसको कहते हैं कि जो उसकी बुक वैल्यू थी वो ख़त्म हो गई, कि वो ज़ीरो पे आ गया, क्योंकि 5 साल चल गया, उसके एक्सपेंस में डल गया। लेकिन वो रूटीन में ऐसा नहीं होता। रूटीन में आप देखें तो वो जो एसेट है वो फिर किसी चीज़ का बिक रहा होता है, बाज़ औक़ात तो उससे भी महंगा बिक रहा होता है जितने का लिया है। तो इस तरह वो उसके अकाउंटिंग के कैलकुलेशन से उसको कोई प्रॉफिट आ रहा है, तो वो भी हम इधर लिख देंगे। इसी तरह और कोई सर्विसेज हैं जो किसी को समझ नहीं आती, मोस्टली ये टैक्स प्रोफेशनल्स वाले कर रहे होते हैं, ये बता रहे होते हैं कि कोई आए जी कहाँ डालें जी, वो बस डाल दें जी इनकम इतनी है तो अदर सर्विसेज में डाल देती है। अच्छा, एक ऐसा है, ये जो हम टैक्स पेयर जिसकी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इस टैक्स पेयर का एक मेंबर है एओपी का भी पार्टनर है, ठीक है, उसकी एओपी भी है, उसमें भी ये पार्टनर है। तो फिर वो उससे जो इसको शेयर आ रहा है, वो उसका शेयर हम इधर लिख देते हैं कि उसको 500,000 शेयर फ्रॉम एओपी उसको रिसीव हुआ है। तो इसके बाद आगे गेन बाय द बिल्डर्स के लिए है कि आप लोग किस किस तरह से लाइबिलिटी आपने कैलकुलेट करनी है, वो बिल्डर्स का हम डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। शेयर इन टैक्सेबल एओपी। अच्छा, इसमें एक अनटैक्सड एओपी थी कि एओपी ने टैक्स दे दिया, जितना टैक्स था कैलकुलेट हुआ, तो एओपी ने टैक्स देने के बाद इनको डिस्ट्रीब्यूट हुआ प्रॉफिट। एक ऐसा है कि उसने अभी एओपी ने टैक्स नहीं दिया, उसकी रिटर्न नहीं फाइल हुई, लेकिन इनको हिस्सा आ गया, तो इन्होंने ही टैक्स देना है। दूसरा ये है टैक्स वाली एओपी है, तो इसकी हम कहते हैं कि 1 मिलियन उसको जिसमें टैक्स पे हो गया था तो फिर आ गया। तो इस तरह से अब इनके सर्विसेज भी हो गई। लें जी, अब क्या होगा, हम जब कैलकुलेट करेंगे, इसको सेव कर लेंगे, तो अब हमने इसकी बिजनेस की टोटल चीज़ें इसमें डाल दी, तो हम आ गए अब टैक्स पेएबल और चार्जेबल में आके कंप्यूटेशन में आ गए। अब आप देखेंगे कि इसकी, अच्छा ये प्रॉपर्टी वाली शायद कल आपने सेव नहीं की थी, इसलिए वो प्रॉपर्टी वाला गायब हो गया, हालांकि कल हम कर रहे थे तो साथ साथ आ रहा था। तो ये तो आ गई उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी, और ये इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गया उसका 2 मिलियन का आ गया कि 5 लाख ऐसा है जिस पे टैक्स ऑलरेडी उसने कट के दिया था। मतलब डॉक्टर ने हॉस्पिटल पे जाके डॉक्टर हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया तो उसको उसका टैक्स काट के पैसे मिल गए, तो वो फाइनल में आ जाएगी। तो इस तरह से ये एओपी का भी शेयर उसके पास आ गया कि अनटैक्सड एओपी में कितना आया, दूसरी एओपी में से कितना आया। तो इस तरह से टोटल उसकी वैल्यू जो इनकम टैक्स वाली बन गई, और इनकम टैक्स नॉर्मल भी उसका कैलकुलेट हो गया। ये देखें, टैक्स चार्जेबल ये है और नॉर्मल टैक्स ये है। तो अब टैक्स क्रेडिट उसको, क्योंकि हमने दिया था, चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे, क्रेडिट मिलने के बाद टैक्स क्रेडिट ये भला किस चीज़ का मिला है, ये जो टैक्सेबल एओपी का जो था ना, टैक्स एओपी के, उसने एओपी पे क्योंकि ऑलरेडी पे कर चुका है टैक्स इतनी अमाउंट का, तो ये क्रेडिट उसको इस चीज़ का मिला है। अच्छा, उसके बाद हमारा विद होल्डिंग थी अपना 3,97,000 रुपये की, तो उसके बावजूद अब टैक्स उसका कितना बन गया, 13,40,000 रुपया। अब एक तो सिचुएशन ये है कि हम इधर से PSID प्रिंट करेंगे, पे कर देंगे और रिटर्न डाल देंगे। लेकिन दूसरी सिचुएशन ये है कि भाई अभी मेरे और एक्सपेंसेस हैं, आपने वो एक्सपेंसेस नहीं डाले, वो भी डालें। मैं मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी करता हूँ, और फिर मेरे कई जगह पे एडजस्ट भी हुए हुए हैं। तो हम फिर बिजनेस में आए, हमने ये मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग आइटम्स तो इनको डिस्कस कर लिया है, उसके बाद अदर रेवेन्यूज़ को भी डिस्कस कर लिया है। अब आ गए मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। ये भी क्योंकि अलाउ होते हैं हर बिज़नेस को कि वो उसको एडजस्ट कर सकता है, और ये क्लेमेबल हैं, उनको क्लेम करेगा तो उतना ज़ाहिर है वो प्रॉफिट कम है। जैसे कि अगर वो बिल्डिंग रेंटेड प्लेस है जिसमें वो रह रहा है, उसका वो रेंट पे कर रहा है, तो हमने कहा जी उसका 500,000 जो है वो रेंट पे कर रहा है, सपोज एनुअल, ये हमने रेंट कर दिया। अब ये रेंट रेट एंड टैक्सेस, ऐसे कोई लोकल टैक्सेस हैं जैसे प्रोफेशनल टैक्स है, वर्कर्स वेलफेयर के लिए कोई टैक्स है, दिस दैट, कोई टैक्सेस उसने पे किए हैं तो वो भी इसमें एडजस्ट हो जाएंगे, ये भी एडजस्टेबल है, या वो प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह है। फिर ये सैलरीज, आप कहेंगे कि सैलरीज तो आपने पहले भी क्लेम की थी, अब फिर कर रहे हैं, तो ये कोई बताएगा क्यों फ़र्क क्या है सैलरी में? वो सर वो तो मुलाजमीन की सैलरी थी ना। हाँ जी, और ये और ये सर उसकी अपनी जो उसको आ रही है दूसरी तरफ से इनकम।
नहीं, ये बात नहीं है। डेली उसने अपने एम्प्लॉय रखे हो, उनको सैलरी दे रहा हो। इसका मतलब है आप गौर से नहीं सुन रहे। पहली जो बात हम कर रहे थे वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात कर रहे थे कि वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग है, जो ऑपरेशन में लोग काम कर रहे हैं उनको सैलरी की बात हो रही थी। अब ये जो हम बात कर रहे हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं कि जो एडमिन वाले लोग हैं वो थे जो फैक्ट्री में बैठे हुए थे, तो फैक्ट्री के वर्कर्स को वो पे मिल रही थी। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं हेड ऑफिस में बैठे हुए हैं ये उनको मिल रही है। डिफरेंशिएट क्यों किया हुआ है? असल में दोनों उसमें expenses। जीपी जो निकलना होता है ना, ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो तो बेसिकली ऑपरेशन में निकलना होता है ना, तो इसलिए वो जीपी के निकालने के लिए ऑपरेशन से निकलता है और नेट प्रॉफिट के लिए ये हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अब ये सैलरी वेजिस ये जो है इसमें हमने कहा कि 2 लाख रुपया उसने ऑफिस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए रखा हुआ है। अच्छा, अब इसमें आ रहा है ट्रैवलिंग कन्वेंस व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस, जो ओनर यूज़ कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन के काम यूज़ कर रहे हैं, मार्केटिंग यूज़ कर रही है, तो उसके लिए इसमें आ जाएगा। लेकिन हम अभी अंदाजे से डाल रहे हैं तो थोड़े। अब ये हेड ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर एंड गैस की, उधर हम इलेक्ट्रिसिटी की थी जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए पावर यूज़ हुई थी, उसमें उसने वर्ड पावर का यूज़ किया था मशीनें चलाने के लिए। ये इलेक्ट्रिसिटी ये यूटिलिटीज़ का है कि ये हेड ऑफिस की चलाने के लिए, तो हमने जी 2 लाख रुपया इधर कहा गया। कम्युनिकेशन मोस्टली वो जो उसमें आपने देखा होगा कम्युनिकेशन का हमने नहीं किया ऑपरेशन में, क्योंकि उधर कम्युनिकेशन होती नहीं है। तो कम्युनिकेशन किसने करनी है? जिसने मार्केटिंग करनी है, जिसने एडमिनिस्ट्रेशन करनी है या हेड ऑफिस में, तो इसलिए ये इसके लिए आ रहा है। तो इसका हमने कहा आज 10,000 सपोज इसका है। फिर ये जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है ये मशीनरी की नहीं है, उधर जो यूज़ हो रही थी वो मशीनरी की थी। ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो रही है जो फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर एंड फिक्सचर वगैरह की, कंप्यूटर्स वगैरह इस तरह के हैं। तो हमने कहा 15,000 उसमें भी। अब आप देख रहे हैं कि ये काजमी साहब सारी चीज़ें, इसका मतलब है कि हमने बिल एक एक संभाल के रखना है, जहाँ भी खर्चा करना है वो चीज़ हमारे पास अकाउंट में वो चीज़ मेंटेन होनी चाहिए कि हर चीज़, जैसे अब स्टेशनरी, फ़ोटो कॉपीज़ और ऑफिस ये वो, इसमें अगर कोई ख़र्चा किया है तो वो भी वो कह रहा है जी ये आप क्लेम कर सकते हैं, सिस्टम अलाउ कर रहा है। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंसेस हैं, कुछ कंपनीज़ हैं उनके एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, एक्चुअल प्राइस कम होती है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए भी ये एडवर्टाइजिंग के जो हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट होता है, तो इसको हम ये कहते हैं कि जी इसका इतना हुआ है। फिर उसने इंश्योरेंस करवाई हुई है तो इंश्योरेंस एक्सपेंस है वो भी हमने डाल दिया। फिर प्रोफेशनल चार्जेस हैं, जैसे कि उसने अपने वकील को पैसे दे रहे हैं, कंसल्टेंट्स को पैसे दे रहे हैं, कोई प्रोफेशनल्स जो हायर कर रहे हैं उन पे लग रहे हैं, तो ये उधर के चार्जेस आ जाएँ। अच्छा, फिर ये आ रहा है कि प्रॉफिट ऑन डेट, फाइनेंशियल चार्जेस, मार्कअप और इंटरेस्ट के, उसने कोई लोन लिया है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए और उसको इंटरेस्ट एक्सपेंस देना पड़ रहा है, तो वो भी क्लेमेबल है। अब इस तरह से कुछ कंपनीज ये करती हैं कि अपनी इक्विटी जो है उसको कम यूज़ करती हैं और लोन ज़्यादा यूज़ करती हैं। किस वजह से? कि इक्विटी का जो है पैसा उसमें तो एडजस्टेबल नहीं वो हो सकता उसका मार्कअप, लेकिन जो लोन है, लोन का जितना मार्कअप होगा वो आपका टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा और इससे टैक्स आपका कम बनेगा। तो जिसके टैक्स अवॉइड करने के लिए भी कुछ कंपनीज जो है ना इक्विटी टू डेट चले जाते हैं कि डेट ज़्यादा लेते हैं और इक्विटी कम यूज़ करते हैं। तो इस तरह हमने कहा जी इसको सपोज 23,000 ये पड़ा, ये इसको क्लेम हो जाएगा। अगर उसने कोई डोनेशन चैरिटी की है तो वो उसका भी ये आ जाएगा। ब्रोकरेज कमीशन मोस्टली आपने देखा होगा कि वो सेलिंग एक्सपेंसेस में यूज़ होता है कि ब्रोकरेज के थ्रू बेच रहे होते हैं, तो ब्रोकरेज जितना कमीशन दे रहा है वो भी एक फिगर है। अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई हैं तो उनको भी कर देगा। और फिर इररिकवरेबल डेट राइट ऑफ, जब एक डेट आपका होता है कि किसी से आपने पैसे लेने हैं तो आपकी बुक्स में शो हो रहा होता है कि ये इतने हमने किसी क्लाइंट से पैसे लेने हैं, तो आपके वो डेट्स में शो हो रहे होते हैं। लेकिन जब आप देखते हैं कि 2-3 साल बाद ये अब पॉसिबल नहीं रहे और ये हमें नहीं पे करेगा, तो फिर आप उसको राइट ऑफ कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं अपनी बुक से। तो अब राइट ऑफ कर दिया तो उसको खाते किस में डाला है कि वो एक बेसिकली एक्सपेंस हो गया है ना, तो वो डेट राइट ऑफ का भी एक्सपेंस आप
सपोज जैसे इतना ये कर रहे। जितना भी राइट ऑफ होता है ये टैक्स अगेंस्ट पूरी पूरी अमाउंट एडजस्ट हो जाती है या उसका कुछ पोर्शन एडजस्ट होता है? नहीं, अभी उसका ये है कि प्रूफ उनके पास है तो पूरा ही हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद स्टोर स्पेयर फिक्स एसेट राइट ऑफ रिटर्न ऑफ कुछ ऐसी चीज़ें जो बाकी भी एक्सपेंसेस हैं ये भी इसमें क्लेम हो जाएंगे। अकाउंटिंग इंटेंजिबल एसेट्स का कोई लॉस है, जैसे उधर हमने प्रॉफिट डाला था तो वो भी इसमें हो जाएगा। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेजुएटिव फंड्स जो होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के फंड बनाए होते हैं कि जो एम्प्लॉइज़ के बेनिफिट के लिए कुछ एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन कर रही होती है। तो वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन तो एक्सपेंस कर रही होती है ना, लाइक सैलरी, तो उसको वो फंड भी उसको हो जाएगा। इसी तरह अकाउंटिंग के एसेट्स का अगर कोई लॉस और सेल ऑफ एसेट आ रहा है वो भी हो जाएगा। अकाउंटिंग अमॉर्टाइजेशन पे कोई उसके एक्सपेंस जितने लग रहे हैं वो भी उसका हो जाएगा, और डेप्रिसिएशन पे एक्सपेंस आ रहे हैं वो भी उसके क्लेम हो जाएंगे। तो इस तरह से सारे क्लेम करने के बाद अब जो हमारे पास जो अकाउंटिंग प्रॉफिट आ रहा है ये देखें कम हो गया है, क्योंकि हमने जब सारे एक्सपेंसेस क्लेम किए तो कम हो गया। तो इसमें हम दोबारा अपने टैक्स चार्जेबल में जाके अगर देखेंगे तो आपने देखा था कि पहले हमारा बन रहा था कुछ 13 लाख कुछ, अब 8 लाख पे आ गया है। मीन्स ये कि जब हमने क्लेम किए अपने एक्सपेंसेस तो इसमें और कम हो गया। सर इसमें थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन आ रही है। कल जी हमने बताएं। जब सैलरी बेसिस पे हमने ये अज्यूम किया था कि ये बंदा सिंगल है, सिर्फ मतलब सैलरी लेता है, एक जगह पे काम करता है, और उसके हेड्स में भी इसी तरह के काफ़ी सारे एक्सपेंसेस थे, मतलब पर्सनल लेवल पे भी वो अपनी जो उसका रेंट का घर है उसको क्लेम कर सकता है नहीं टैक्स नहीं नहीं, अगेंस्ट। वो और बात थी, वो और बात थी। वो एक्सपेंसेस क्लेम नहीं हो रहे थे। सैलरी पर्सन के जो हमने रेंट के घर की बात की थी, वो हमने ये बात की थी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन उसका रेंट दे रही है, उसको कोई उसने घर दिया हुआ है, तो उसकी जो घर का रेंट है वो भी टैक्सेबल होगा। आज जो हम बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि उसके रेवेन्यू में से ये चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी। वो उसकी सैलरी इनकम बढ़ रही थी, ऊपर जा रही थी इनकम ना, ठीक है, ओके। कि उसकी वजह से उसका मतलब एम्प्लाई दिया हुआ है तो एम्प्लाई की वजह से ऊपर जा रही थी, जो भी फैसिलिटीज़ थी, ये इसकी इनकम का वो इसमें से कम हो रहा है। अच्छा जी, एडमिनिस्ट्रेटिव और ये हमने कर ली। आगे इनएडमिसिबल डिडक्शंस वगैरह कुछ ऐसी हैं कि जो एड बैक होती हैं कि ये डिडक्शन इनको अलाउ नहीं है। वो जो बिज़नेस जब ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती हैं तो उनकी ये टर्म्स हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं आएंगी इसमें। तो इसके बाद ऐसे ही एडजस्टमेंट है। तो उसके बाद ये जो मैं बात कर रहा था कल आपसे कि हमने उसका बिज़नेस इक्विटी की, सॉरी इसके जो बैलेंस शीट की मैं बात कर रहा था आपसे ना, कि हमने बिज़नेस में ये भी हमें बनानी पड़ेगी। तो आपको ये तो इसका कंसेप्ट तो होगा एसेट्स क्या है और लाइबिलिटी क्या है। एसेट ऐसी चीज़ होती है जो असासा होता है, बिज़नेस के जो असासे हैं वो उसके एसेट्स होते हैं, जिसमें उसकी बिल्डिंग हो सकती है, प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, फर्नीचर एंड फिक्सचर हो सकता है, उसका बैंक अकाउंट का बैंक बैलेंस हो सकता है, कैश हो सकता है। ये उसके असासे होते हैं, एसेट्स होते हैं। और इसकी लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? जो ओनर ने पैसा लगाया है, इक्विटी उसको कहते हैं, लाइबिलिटी तो नहीं कहते, इक्विटी कहते हैं कि ओनर का कैपिटल जो बिजनेस में लगा है, और प्लस जो आपने लोगों से लोन्स लिए होते हैं। तो ये दोनों को इक्वल होना चाहिए कि एसेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी, मतलब जितने असासे हैं उनके जहाँ तो मालिक के पैसे हैं जहाँ उधार के हैं, तो टोटल से मिलके असासे बन रहे हैं। तो इक्विटी है जो आपने लगाया है या आपने जो अर्न की है? नहीं, जो लगाया है, जो अभी इन्वेस्टमेंट उसमें अर्न, तो फिर प्रॉफिट आएगा ना। तो ये अब पहले टोटल एसेट्स हमने देखने हैं, इसके क्या हैं टोटल एसेट्स में। जैसे कि मैंने आपको बताया लैंड हो सकती है उसमें, फिर उसमें बिल्डिंग हो सकती है, ठीक है, फिर प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट हो सकता है, ये उसका एसेट है। एडवांस डिपॉजिट्स पेमेंट्स, उसके जो बैंक में पैसे पड़े हुए हैं एडवांसेस, वो हो सकते हैं। उसके स्टोर स्पेयर हो सकते हैं, कैश इक्विवेलेंट या कैश है, कैश की फॉर्म में पैसे हो सकते हैं, फिर या कोई अदर एसेट, इनमें अगर नहीं आता तो अदर एसेट। अब ये टोटल चीज़ें जो हैं वो किसके इक्वल होनी चाहिए? उसकी इक्विटी और लाइबिलिटीज़ के। इक्विटी होता है जो मालिक का सरमाया उसमें लगा होता है, उसको हम कैपिटल भी यूज़ करते हैं वर्ड, इक्विटी भी यूज़ करते हैं, और उर्दू में मालिक का सरमाया भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके इक्वल होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहली बात तो है कैपिटल, के मालिक की जितना कैपिटल इसमें लगा हुआ है
वो एक तो मेन चीज़ होगी। दूसरा उसके लॉन्ग टर्म बोरोइंग और डेट्स के बैंक से उन्होंने लॉन्ग टर्म लोन लिए हुए हैं। ट्रेड क्रेडिटर्स जो ट्रेडिंग कर रहा है तो उसके लोगों के पैसे देने हैं अभी कुछ, ये हो सकते हैं। और अदर लाइबिलिटीज़ कोई और किसी का, तो इसको भी काज़मी साहब के कहने के मुताबिक हम फिल करते हैं। हम कहते हैं जी इस बिल्डिंग उसके पास है, बिल्डिंग सबसे महंगी चीज़ होती है कि 20 लाख की काफ़ी या 2 करोड़ की कर देते हैं। उसके पास एक बिल्डिंग है जिसकी सॉरी लैंड है, 2 करोड़ की लैंड है और उस पे 10 मिलियन की जो है बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है, 30 मिलियन हो गया। अब उसके पास जो प्लांट एंड मशीनरी लगी हुई है वो भी सपोज 10 मिलियन की है, ये आ गया। फिर उसके पास हैं एडवांसेस जो उसके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, उसके पास डिपॉजिट्स हैं, किसी लोगों के उसके क्लाइंट्स के पैसे आए हुए हैं कि इसकी हमने चीज़ लेनी है और उसको एडवांस दे देते हैं सपोज, तो वो भी उनके हम सारे 1 मिलियन ना करते जाएं, इसको 500,000 कर देते हैं। फिर स्टोर एंड स्पेयर्स वगैरह उसके पास पड़े हुए हैं 200,000 के कह लें पड़े हुए हैं। अच्छा, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट उसके पास सपोज 1 मिलियन उसके पास कैश है, रेडी कैश होता है बिजनेसेस के, बिजनेस को रन करने के लिए आपके पास रेडी कैश होना चाहिए, वो उसके पास अवेलेबल है। और अदर्स को अब हम अभी छोड़ देते हैं, एंड पे बैलेंसिंग फिगर इसमें ले आएंगे। अच्छा, अब आपने देखा ये टोटल एसेट्स इसके कितने हैं, 41 मिलियन के हैं, ठीक है। अब हम 41 मिलियन की बात अगर कर रहे हैं तो हम कहते हैं जी तकरीबन 25 मिलियन का तो कैपिटल था ओनर का, ठीक है, ये तो ओनर के पैसे थे उसमें लिया। फिर उसने बैंक से क्या लिया, 1 मिलियन उसने 10 मिलियन उसने बैंक से बारो किया हुआ है, ठीक है। तो फिर आगे ट्रेड डेटर्स जो होते हैं जिसमें उसने अपने पैसे देने हैं किसी डेटर्स के, वो हो जाएंगे। तो इस तरह से ये बन जाएगा तकरीबन 35 लाख कुछ। तो अब जो हमारी बैलेंसिंग फिगर है इसके लिए, तो उसको हम इधर ले आएंगे बाकी फिगर उसको पूरा करने के लिए, ठीक है, कि अदर लाइबिलिटीज़ हैं हमारी। तो इस तरह से ये फिगरें दोनों बराबर हो जाएंगी। इसको बल्कि कर लें आपके सामने, अगर कैलकुलेटर नहीं है तो मैं करूं फिर। ये आलमोस्ट तकरीबन 6,20,000 6 मिलियन मेरा ख्याल 6 मिलियन आ जाएगा। ये अदर है, हम अदर लाइबिलिटीज़ हैं जो लोगों की देनी है जिससे कर ले। तो ये आप देखें, आप ये फिगर जो है इसकी टोटल इक्विटी और लाइबिलिटीज़ की, ये और ये दोनों सेम हो गई। तो ये बैलेंस शीट हमेशा टैली होनी चाहिए, इसको वर्ड यूज़ करते हैं कि बैलेंस शीट टैली हो गई। वो हम जब ICM में कर रहे थे तो उसमें सबसे बड़ी बात ये होती थी कि बैलेंस शीट टैली होना मसला होता था। तो जब हो जाती थी तो वो बड़े खुशी का इजहार करते थे कि बैलेंस शीट टैली हो गई। तो इसमें 1 रुपये का भी फ़र्क नहीं होना चाहिए क्योंकि डबल एंट्री इफेक्ट है, तो एंट्री सिस्टम है अकाउंटिंग का, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। तो ये हम इस तरह से बैलेंस शीट भी इसकी बनाएंगे। अच्छा, ये बैलेंस शीट यहाँ तक अब जो है ना वो बिज़नेस की सारी इनकम्स इसमें डल गई। जो जो बिज़नेस का करना था, हमने कमाई करनी थी, इनकम जो आनी थी वो सारी इसमें हो गई, वो डल गई। अब इसमें जैसे कि हमने किया था उसमें एडजस्टमेंट थी सैलरीज़ में और फिर रेंटल इनकम में एडजस्टमेंट थी, इसी तरह कुछ बिज़नेस की भी एडजस्टमेंट होगी कि उसका टैक्स कटे होंगे। वो कहाँ कहाँ कटे हो सकते हैं इनको हम देखते हैं। टैक्स चार्जेबल और पेमेंट्स में और एडजस्टेबल टैक्स है। ये देखें जैसे कि हमने ये सिर्फ सैलरी के, अब अगर तो वो बिजनेसमैन इंपोर्टर है, उसने सपोज इंपोर्ट की है, तो इंपोर्ट की स्टेज पे जो मैन्युफैक्चरर है उसका 1% टैक्स कटता है, इनकम टैक्स। इंपोर्टर का किसी का 2% भी करता है। ये डिफरेंट किस्म की इंपोर्ट्स होती हैं जिन पे टैक्सेस कट रहे होते हैं, तो किसी का ये 5.5% भी कटता है। तो अब सपोज़ इसका इंपोर्ट उसने की थी, इंपोर्ट स्टेज पे कुछ टैक्स कट गया था, हम कहते हैं कि 1,20,000 उसने कोई आइटम की और उसका उस पर टैक्स कट गया, ठीक हो गया। फिर उसमें डायरेक्टरशिप ये तो नहीं है, प्रॉफिट ऑन डेट का भी इसमें, वो तो प्रॉफिट तो होगा ना अगर आपके, हाँ, ये अब उसने चीज़ें बेची
पेमेंट ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 153। अगर आपने जैसे कारपोरेट सेक्टर में काम किया काजमी साहब, तो उसमें ये होता है कि टैक्सेस कुछ विद होल्डिंग लग जाती है, इस तरह से कि आप जो भी चीज़ बेचेंगे उसको बेचने पे आपका पेमेंट करने वाला आपको वो आपकी विद होल्डिंग कर लेगा 4.5% से या 5% से आपके टैक्स विद हेल्ड कर लेगा और वो गवर्नमेंट को जमा करवा देगा पूरी अमाउंट पे। तो ये टैक्स है अगेंस्ट पेमेंट अगेंस्ट गुड्स सेल। अब गुड्स सेल की उस पर एक 1% की ऑप्शन होती है, एक 1.5 की, 2 की और 4.5 की। मोस्टली जो होता है 4.5 की होती है, ये टेक्सटाइल सेक्टर पे होती है 1% की, लेकिन मोस्टली ऑफ द बिजनेस जो है उसमें इसकी है। तो हमने ये कहा कि इस पे 5 लाख रुपया उसका विद हेल्ड हुआ था। जब उसने गुड सोल्ड्स की तो उन पे 5% कटा था, तो वो 5% के उसके पास अब सर्टिफिकेट्स हैं, तो उन सर्टिफिकेट्स के अगेंस्ट उसने टैक्स उसका जमा हुआ है, तो वो हमने उसका एडजस्ट कर लिया इधर। ठीक हो गया। इसी तरह अब ये तो बिज़नेस की सिचुएशन थी। उसने भी जैसे गाड़ी की परचेज करने की हमने बात की, तो बिजनेसमैन है, बड़ी गाड़ी उसने परचेज की, तो उसका भी अगर कोई टैक्स है तो हम इधर लिख देंगे कि उसने भी टैक्स क्लेम किया, और गाड़ी के टोकन शोकन लगवाए उस पर भी ये, और इस तरह से ये विद होल्डिंग जो है उसकी आलमोस्ट मुकम्मल हो जाएगी। फिर एक इसमें हमने वर्ड, मैंने जब सर्विसेज की बात कर रहा था तो मैंने एक कहा था कि उसको सर्विसेज कुछ ऐसी थी कि जिन पे टैक्स कट के पैसे मिले, ये बात हुई थी ना। तो वो अब सर्विसेज कौन सी हैं? सपोज ये हम आते हैं फाइनल टैक्स में। फाइनल टैक्स का मतलब ये है कि आपने जब सर्विसेज पे की तो आपको टैक्स कट के उसके टोटल पैसे मिले, तो ये आ जाएंगी हमारी पेमेंट फॉर द सर्विसेज। कॉन्ट्रैक्ट उसने कोई लिया या ये वो नॉन रेजिडेंट का है। इसी तरह एडवर्टाइजिंग सर्विसेज आ रही हैं, ये नॉन रेजिडेंट। पेमेंट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इसमें आ रही हैं। ये आ रहा है पेमेंट ऑफ द गुड्स आ रहा है, इधर एक सर्विसेज का भी ऐसे आएगा, ये जैसे सर्विसेज की आ रही है हमारे पास ना। तो उसने जो 5 लाख की थी उसकी ये 5.5 पे, या हम एक फिगर इधर जो ज़रा सीधी सीधी हो उस पे लेते हैं कि उसका कुछ टैक्स, ये रिसीट्स ऑफ अंडर कंट्रैक्ट था या फी अंडर रिलेटेड टू एक्सपोर्ट सर्विसेज, ये 1% है काजमी साहब जी। फी फॉर द एक्सपोर्ट रिलेटेड टू सर्विसेज 153(2) इसमें आती हैं कि एक्सपोर्ट सर्विसेज हैं, आईटी सर्विसेज हैं, फॉरेन इंडेंटिंग कमीशन है, जिसमें वो आपका 1% वाला इशू आता है। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट रिसीट्स जो उसने की थी ना टेक्निकल फ़ी, उस कॉन्ट्रैक्ट का जो उसको 5 लाख जिस पे टैक्स हमने कहा था कट गया है, तो उसका 10% सपोज 5,000 उसका 50,000 उसका टैक्स उस पर कट के उसको बाकी पैसे मिले थे। तो ये हमारा आ गया, इसका भी क्लेम हो गया, तो इसके में भी हमने क्लेम कर लिया। अब हमारे जितने भी टैक्सेस थे क्लेम के वो हमने वो भी कर लिए। तो अब देखते हैं कि हमारी क्या करती है, चार्जेबल कितना पड़ता है। कंप्यूटेशन पे आए हम। अब ये बाकी अब इनकम जो बची वो तकरीबन 12 लाख थी जिस पे टैक्स होना था। तो सारे करने के बाद जब हम PSID पे आते हैं तो अब हमारा 2,16,000 रुपया जो है ना वो बन रहा है कि इस PSID को हम पे करेंगे तो देन हमारा टैक्स जो है पेमेंट हो जाएगी। तो ये था बिज़नेस के हवाले से हमारी जो है ना, जिसमें हमने आपने जैसे देखा हमने इसका ट्रेडिंग अलाउ पढ़ा, अदर रेवेन्यूज़ पढ़ा, उसके एडमिनिस्ट्रेटर में एक्सपेंसेस जो हैं मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पड़े, और बिज़नेस एसेट्स और इक्विटी की बात की। तो ये टोटल इसके, और फिर अब जब बन गया तो किस तरह से हमें AOP भी आपने देखा कि बिज़नेस में हमने AOP की भी बात की कि AOP से अगर हमें अब प्रॉफिट आ रहा है तो वो भी है, बाकी में भी होता है, लेकिन इसमें हमने क्योंकि आज आए थे सर्विसेज वाले अदर इनकम्स में आए थे तो उसमें वो भी बात हो गई। तो इस तरह से ऑलमोस्ट जो हमारा बिज़नेस का है वो सारा हमने डिस्कस कर लिया है। तो इसके रिलेटेड अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हैं। सर आई हैव लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली। जी जी बताएं। मैं सर थोड़ा सा, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ बिजनेसमैन में और एक इंडिविजुअल वाले बंदे में। बिजनेसमैन इंडिविजुअल भी हो सकता है जी, बिजनेसमैन में, ठीक हो गया। ठीक है, असल में इसको इकट्ठी करवाने का वैसे तो इसका ये था कि आपको अलग-अलग रखा जाता तो ज़्यादा कंसेप्ट सही क्लियर होता ना,
लेकिन इकट्ठी करवाने का मकसद ये था कि एक बंदा काफी काम करता है, तो हमने सबको कैसे हैंडल करना है। चलें आप करें क्वेश्चन, फिर मैं सवाल से मेरा ये है कि बिजनेस में तो हमने देख लिया है कि उसको बिजली पानी गैस के बिल्स है वो एडजस्ट करवा सकते हैं अपने टैक्स के अगेंस्ट। तो अगर कोई इंडिविजुअल बंदा है वो सैलरी लेता है, क्या वो एडजस्ट वो नहीं करवा सकता। उसकी वजह ये है, लेकिन अच्छा उसमें सवाल मेरा ये है कि हम जब बिजली पानी गैस एज एन इंडिविजुअल देते हैं घर के बिल वगैरह, उसमें भी हमारे टैक्सेस कटते हैं। जिस तरह हमने बात की कि हम टेलीकम्युनिकेशन यूज करते हैं उसमें टैक्स कटता है, ठीक तो है। वो हमने उस दिन किया था ना क्लेम। हाँ जी। जब इंडिविजुअल की कर रहे थे तो हम क्लेम कर रहे थे ना, मैं एडजस्टमेंट आपको बता रहा था कि इस तरह से इसकी एडजस्टमेंट हो गई। मैं अभी वो निकालता भी हूँ, आपको दोबारा दिखाता हूँ। एडजस्टेबल टैक्स, ये देखें उस दिन हमने जब ये बात कर रहे थे तो ये हमने कहा कि आपने गाड़ी ली और गाड़ी पे टैक्स दिया, वो भी एडजस्ट हो गया। ये हमने व्हीकल का टोकन लगवाया, उस पर हो गया टैक्स। फिर आपने ये टेलीफोन का बिल था वो भी कर दिया। इसी तरह ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है डोमेस्टिक कंज्यूमर का, इस पे भी अगर कोई टैक्स है तो वो भी हमारा क्लेम हो जाएगा। ठीक, लेकिन वो सिर्फ टैक्स क्लेम होगा, उसमें पूरा एक्सपेंस क्लेम नहीं होगा। ये चीज़ इसमें फ़र्क की है जो आप समझ रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अरे सर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे टैक्स एक बंदे का बन गया, ड्यू हो गया, बेशक 1 लाख है 10 लाख है जितना भी है, अगर वो नहीं रिटर्न जमा करा दी लेकिन बिल पे वो अपना टैक्स नहीं पे करता, तो आगे क्या फिर एफबीआर करती है? अच्छा, उसमें रिटर्न अगर टैक्स आपका बन रहा है, पेएबल बन रहा है और आप उसे जमा नहीं करवा रहे, तो उसके बगैर रिटर्न फाइल ही नहीं होगी। पहली बात ये, जो आपके जब तक कंप्यूटेशन में जहां टैक्स पेएबल बन रहा है, ये जो टैक्स आपका पेएबल बन रहा है, जब तक ये पेड होके इस कॉलम में नहीं आएगा आपकी रिटर्न सबमिट नहीं हो सकेगी। ओके, ठीक है। अरे सर ये तो चलिए ठीक है, ये तो पे हो गया और 1 साल का ख़त्म हो गया। अब कुछ केसेस हमने ऐसे भी देखे थे जहाँ पे हमारा रिफंड बन रहा था, ठीक है। उस केस में जैसे हमने पहले जिक्र किया कि एफबीआर पे नहीं करता, मतलब बहुत थोड़ी सी अमाउंट है, 3,000 4,000 फाइन। तो जब नेक्स्ट ईयर भी आपका रिफंड ही बन रहा है तो क्या पिछला रिफंड कैरी फॉरवर्ड होता है? असल में पिछला रिफंड कैरी फॉरवर्ड इस शर्त में कहते होता है कि आप रिफंड अप्लाई करें और ऑफिसर उसकी स्क्रूटनी के बाद उसको सैंक्शन कर दे। सिर्फ जो सिस्टम में आपने कैलकुलेट किया है वो नहीं क्लेम कर सकते, उस पर फिर नोटिस आ जाता है कि आपका वो सैंक्शन तो अभी हुआ नहीं। वो रिफंड हो और आपने अप्लाई कर दिया और आपको सैंक्शन हो गया तो फिर वो एडजस्ट हो जाएगा कि वो वैलिड रिफंड है। अच्छा, अब जो आइडियल इसका सिस्टम है वो तो ये है कि जैसे आपसे उन्होंने बैंक अकाउंट भी लिया है कि सिस्टम खुद हर चीज़ कैलकुलेट करके तो आपको रिफंड ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये प्रोसेस चल रहा है, ऑटोमेशन हो रही है। और पाकिस्तान में जो सिस्टम है वो दुनिया के बहुत से कंट्री से बेहतर है। ये ऑटोमेशन का सिस्टम, स्पेशली एफबीआर का, ये कहीं आप कह लें कि पहले जो 25-30 है जिनके पास सिस्टम है उनमें अच्छा सिस्टम है। लेकिन जब इस पर पूरी इम्प्लीमेंटेशन होनी शुरू हो जाएगी फिर तो ये होगा कि आप रिटर्न फाइल करेंगे, अगर आपका रिफंड बन रहा है सिस्टम खुद ही उसकी स्क्रूटनी करेगा और रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक हो गया। अरे सर हमने कल ये पढ़ा था बिजनेस के केस में भी और इवन इंडिविजुअल केस में भी कि हमें पेमेंट्स इस तरह मिलती हैं जहाँ पे हमारा टैक्स विद होल्ड हो जाता है। दूसरी जब कंपनी टू कंपनी हम डील करते हैं B2B में, तो नॉर्मली केसेस में ऐसे ही होता है। आपकी इनवॉइस के ऊपर टैक्स अमाउंट लिखा होता है, आपने वो पे की होती है और वो अगली जो कंपनी है वो उसको होल्ड कर लेती है और वो उसके आपके बिहाफ पे जमा करा देती है। बिल्कुल, ये जो अभी हमने बात की थी, जो हम सर्विसेज के अगेंस्ट 50,000 की बात कर रहे थे कि उसको 500,000 जो है उसको इनकम मिली जिस पे टैक्स कट के मिली विद हेल्ड हो के, तो देन हमने 50,000 अभी क्लेम किया है वो टैक्स ना। ये मैं अभी इधर कर रहा था क्लेम कि ये हमारा टैक्स, ये जो 50,000 आ रहा है ये हमारा कंपनी ने विद हेल्ड कर लिया और उसने जमा करवा दिया। उसने विद हेल्ड करके जमा करवाना होता है तो हमें चलान दे देना होता है, तो वो चलान के अगेंस्ट हमने उसको। ठीक है सर, इसी में एक सिनेरियो बनता है, मेरे ज़हन में एक आ रहा था क्योंकि मैंने ये होते हुए देखा है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही होगा। वो सर ऐसे है कि मैंने फॉर एग्जांपल एक इनवॉइस मुझे मिली और कंपनी ने वहाँ पे मेरा टैक्स काट के विद होल्ड करके मुझे जो है वो बाकी पेमेंट कर दी। ओके। अच्छा, अब एक इसी तरह की एक और इनवॉइस मिली जिसने कंपनी ने मेरा टैक्स विद होल्ड नहीं किया। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि मैं उसको फाल्स एक रसीद बनाता हूँ, ठीक है, और पेमेंट में वही रहने देता हूँ लेकिन उसमें टैक्स ऐड कर देता हूँ कि जी मेरा इस कंपनी ने टैक्स ले लिया हुआ है और मैं क्लेम कर लेता हूँ। तो एफबीआर उसको कैसे रिलेट करती है? अच्छा, वो जो मैं आपको इसमें तो वो है नहीं एफबीआर कैसे, ये जो पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम आपके साथ में डिस्कस कर रहा था शुरू, इसमें जितने भी टैक्सेस पे हुए होते हैं ना, ये देखें कि इसका 151 का डेट प्रॉफिट के अगेंस्ट 3 रुपीज़ है।
तो 3 रुपीज़ पे 1 रुपीज़ टैक्स डिपॉजिट हुआ है, ये भी इधर क्लेम हुआ है क्योंकि बैंक था और बैंकों की जो डॉक्यूमेंटेशन पूरी होती है और उन्होंने जो भी हुआ वो करके पूरा किया। इसी तरह आपकी कंपनी जो होगी, अगर तो उन्होंने जमा करवाया होगा देन आपका इधर शो हो रहा होगा। आपकी दो आपने कहा इनवाइसेस हैं, एक इनवाइस ऐसी है जिस पे आपका टैक्स जमा हुआ है और दूसरी इनवाइस ऐसी है कि आपने फॉल्स बना ली। अब जो जिस पे टैक्स जमा हुआ था वो इधर अपीयर होगी, जो फॉल्स है वो इधर अपीयर नहीं होगी, तो इससे वो उसका आपके CNIC के अगेंस्ट जमा नहीं हुआ होगा तो उसका फिर आपको नोटिस आ जाएगा। ठीक है। और सर ये जो कंपनीज टैक्स विदहोल्ड करती हैं तो ये किस तरह कितने टाइम पीरियड के बाद जमा कराती हैं? हाँ, ये इसके लिए कंपलसरी है कि आपने जब विद हेल्ड किया है तो विद इन 7 डेज आप टैक्स जमा करवाएं। जब विद हेल्ड करते हैं तो विद इन 7 डेज जमा करवा दें। बिल्कुल ठीक हो गया सर, फाइन जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? वेरी नाइस। तो मुझे आपका फिक्र था कि आपने शुरू में बताया था ना कि मैंने अकाउंट्स नहीं पढ़ा, तो वो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम ना हो, लेकिन मुझे ये खुशी हुई कि आपने ये बात बताई कि मैंने वो सही कंसेप्ट है। बट आई एम श्योर जब आप इसको इन प्रैक्टिस जो करते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा मतलब बड़ा प्रिसाइज होकर चलना यकीनन है इनकम किस ब्लॉक में है। अदरवाइज आपने जो बताया वो सारी बिल्कुल ठीक हो गया। लें जी, थैंक यू वेरी मच। आज हमारा कंप्लीट हो गया, बिजनेस की इनकम टैक्स रिटर्न भी कंप्लीट हो गई। तो जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं और उधर से लर्निंग कर रहे हैं, तो या दूसरे जो लोग सुन रहे हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जो भी आपका कमेंट्स आएंगे उसके हम रिप्लाई करेंगे और इससे आपके भी टैक्स की लर्निंग होगी और आप दूसरों को भी हेल्प करेंगे कि वो भी लर्निंग कर सकें इस टैक्सेशन की। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।